तुरंत लोग जुड़ जा रहे हैं, तुरंत सब बैठे हुए हैं। सीमांकन कुछ कठिनाई आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है। क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए? क्या इस वक्तव्य को कंटिन्यू करना चाहिए? आप बताइए प्लीज़। क्योंकि दूसरी बार डिस्कनेक्ट हुआ है। चलिए देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि अब जारी रहेगा। ये इंटरनेट की माया है और हम लोग अब इसके आदी हो गए हैं, इसके वश में हो गए हैं। तो देखिए कि गांधीवाद को केंद्र में रखते हुए 1948 में 4 कविताओं का पंपलेट नागार्जुन फिर निकालते हैं और पंपलेट लिख कर के मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि नागार्जुन अपने समय की सारी घटनाओं को बहुत सचेत ढंग से देखते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं। पंपलेट लिखते हैं, छपवाते हैं, उसको बांटते हैं। 1949 में मैथिली कविताओं का संग्रह चित्रा इलाहाबाद से वो छपवाते हैं। यानी वो मैथिली में, हिंदी में एक साथ लिख रहे हैं और छप रहे हैं। आज़ादी हमें मिलती है और आज़ादी के बाद नेताओं के चरित्र खुलने लगते हैं और वो राम राज्य कविता में 1948 में वो लिख देते हैं। ये जो राम राज्य कविता है इसका आगे हवाला आएगा। 1951 में वो वर्धा महाराष्ट्र चले जाते हैं और जहाँ गांधी का आश्रम था और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति में काम शुरू कर देते हैं, मगर उनका मन नहीं लगता, बहुत टिकते नहीं हैं और वहाँ से उनकी वापसी हो जाती है। इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन करते हैं। बलचनमा जो उनका उपन्यास है वो पहले मैथिली में लिखते हैं, फिर मैथिली में जब देखते हैं कि बहुत संभावनाएं नहीं हैं, छपेगा नहीं छपेगा, संशय में रहते हैं, तो इसके बाद उसे हिंदी में लिखते हैं। संस्कृत के मेघदूत का अनुवाद करते हैं, मुक्त वृत्त में अनुवाद करते हैं मेघदूत का। शरद के उपन्यासों का भी अनुवाद हिंदी में करते हैं इसी दौरान और ये काम वो शुरू रखते हैं। 1954 में वो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के बहुत प्रसिद्ध उपन्यास पृथ्वी वल्लभ का भी अनुवाद करते हैं और जब 1952 में पहला आम चुनाव आता है तो एक पंपलेट फिर छपवाते हैं। वो पंपलेट की ताकत को, जनता की ताकत को, जनता की समझदारी पर बहुत विश्वास था नागार्जुन को। इसलिए छोटी छोटी पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं और पंपलेट लेकर के नागार्जुन जाते हैं। और आप देखिए कि 1952 के आम चुनाव में वो चना जोर गरम नाम से एक पंपलेट छपवाते हैं जो आम जनता को कांग्रेस की कथनी और करनी के फ़र्क को वो जनता को बताते हैं। उसकी एक झलक मैं आपको देता हूँ, जिसमें वो पंपलेट में लिखते हैं चना जोर गरम में, चना है बना मसालेदार, खाइए भी तो ये सरकार। चना है बना मसालेदार, खाइए भी तो ये सरकार। मिलेगा परमिट बार बार, मिलेगा परमिट बार बार, मिलेंगे सौदे सभी उधार। नया हो जाएगा घर बार, कि लद लद कर आवेगी कार, कि लद लद कर आवेगी कार। तो वो हर एक प्रसंग में और सरकार, चुनाव, इन चीज़ों में धीरे धीरे नागार्जुन जनता के कवि होते हैं, जनता के बीच जाते हैं। शिवपूजन सहाय से राम वृक्ष वेणुपुरी के प्रभाव में आते हैं, उनके गहन संपर्क में आते हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी कविता को आगे बढ़ाते हैं। राम वृक्ष वेणुपुरी के सुझाव पर वो यात्री जो नाम है उनका, वो मैथिली के लिए तय कर देते हैं और आगे चल के सारी रचनाएं जो मैथिली में आती हैं वो यात्री नाम से आती हैं और हिंदी में वो नागार्जुन नाम से लिखने लगते हैं। रतिनाथ की चाची 1949 में आया,
बलचनमा 1952 में जिस साल चुनाव हुए आ जाता है, और बाबा बटेश्वर नाथ 1954 में आता है। ये सारे उपन्यास आज़ादी की कथा, स्वतंत्र भारत की कथा, स्वतंत्र भारत के बाद के जनता की जो स्थिति है उसका बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को वो चरित्र खुलते हैं। और इसी के साथ साथ वो बुझावन काका नाम से होनहारों की दुनिया लिखते हैं, स्तंभ लिखने लगते हैं, और तुकों का खेल, चतुरी चाचा की चिट्ठी, ये सारी चीज़ें, पंचायती राज जो निकलता था बिहार में उसमें ये स्तंभ लिखते हैं, चतुरी चाचा की चिट्ठी, और प्रश्न होते हैं उनके जवाब वो देते चलते हैं। यानी एक साथ नागार्जुन साहित्य में, आंदोलन में, अखबार में, स्तंभ लेखन में किस तरह से सक्रिय होते हैं, ये उनके व्यक्तित्व के पहलू हैं जिनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। 1952 में युगधारा पहला हिंदी का काव्य संग्रह उनका आता है। यहाँ मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि आप देखिए कि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और त्रिलोचन, इन सभी लोगों के पहले कविता संग्रह लगभग 35 साल की, 40 साल की उम्र के आसपास आते हैं। आज की तरह वो दौर नहीं है कि कविताएं लिखी और प्रकाशक ढूंढने लगे, कहने लगे कि प्रकाशक चाहिए, और प्रकाशक ने प्रकाशित की और तुरंत विमोचन, लोकार्पण, प्रायोजित समीक्षाएं, आह वाह, ये सब शुरू हो जाता है। नागार्जुन या प्रगतिशील काव्यधारा के जो ये बड़े कवि थे, इन्हें पुस्तक अपने हाथ में अपना पहला संग्रह देखने के लिए एक उम्र गुजार देनी पड़ी, बहुत बाद में इनके संग्रह आए हैं। 52 में युगधारा आता है, 59 में सतरंगे पंखों वाली है, 62 में प्यासी पथराई आँखें, ये काव्य संग्रह के नाम हैं। पटना में जब छात्रों के ऊपर गोली चलाई जाती है और पटना का गोलीकांड होता है, नागार्जुन एक बार फिर तड़प उठते हैं और उनका कवि बेचैन हो जाता है। 1956 में खून और शोले नाम से वो लिखते हैं और बड़ा प्रचारित होता है। 1970 में इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ वो बोलने लगते हैं। पहले कवि हैं जो खुलेआम इंदिरा गांधी की सत्ता को, तानाशाही को चैलेंज करते हैं और कहते हैं, अब तो बंद करो हे देवी ये चुनाव का प्रहसन। महत्वपूर्ण कविता है, अब तो बंद करो हे देवी ये चुनाव का प्रहसन। संपूर्ण क्रांति में आते हैं जयप्रकाश नारायण के साथ, और जब वहाँ भी देखते हैं कि ये बहुत कुछ ऐसा है जो ठीक ठाक नहीं है, संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में रहते हैं, जयप्रकाश नारायण के साथ रहते हैं, जेल जाते हैं। जेल से जब निकलते हैं तो खिचड़ी विप्लव देखा मैंने जैसी कविता लिखते हैं। उसकी विफलता, सारी चीज़ें उसमें आप देख सकते हैं। संपूर्ण क्रांति के बाद जब जेल से बाहर आते हैं तो एक स्टेटमेंट देते हैं, और स्टेटमेंट वो जब जयप्रकाश नारायण सुनते हैं तो कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि नागार्जुन ऐसा कह सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं रंडियों और भड़ुओं के कोठे में पहुंच गया था, रंडियों और भड़ुओं के कोठे में पहुंच गया था। ये एक बड़ा स्टेटमेंट था एक कवि का। तो देखिए, नागार्जुन के व्यक्तित्व निर्माण में परिवार की विपन्न आर्थिक स्थिति, प्रकृति, विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात, सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ, प्रगतिशील आंदोलन और लोक जीवन से उनकी गहरी संपृक्तता, ये प्रमुख रहे हैं जिन्होंने उनके व्यक्तित्व निर्माण को किया है। अब मैं प्रतिरोध की बात अगर करूं, प्रतिरोध के स्वरों की बात करूं, तो आप ये समझिए कि एक मिलान कुंदेरा एक विचारक हुए हैं, लेखक हुए हैं, जिन्होंने द बुक ऑफ लाउटर एंड फॉरगेटिंग नाम की पुस्तक में एक स्टेटमेंट है उनका, शक्ति के विरुद्ध आदमी का संघर्ष, शक्ति के विरुद्ध आदमी का संघर्ष वस्तुतः विस्मृति के विरुद्ध स्मृति का संघर्ष है। विस्मृति के विरुद्ध स्मृति का संघर्ष है।
आज हम विस्मृति के दौर में जा रहे हैं। आज हमारी स्मृतियों को पोंछा जा रहा है। आज हमारे इतिहास बोध को विकृत किया जा रहा है। इस दौर में ये स्टेटमेंट कि विस्मृति के खिलाफ विरुद्ध स्मृति का संघर्ष है, प्रतिरोध की यहीं से ज़मीन तैयार होती है जब हम इन चीज़ों को अपने ध्यान में लेते हैं। प्रतिरोध की एक संस्कृति होती है, वो हमेशा से रही है। ये संस्कृति बोलती भी है और चुप भी रहती है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी प्रतिरोध की संस्कृतियां एक साथ मिलेंगी, जो मुखर भी हैं, चुप भी हैं। ये प्रतिरोध हमारे यहाँ आज से नहीं, बहुत बहुत दिनों से, सैकड़ों हजारों वर्षों से वो हमारे बीच में चल रहा है। ये संस्कृति जो प्रतिरोध की बोलती संस्कृति के अनेक रूप हमारे सामने हैं, जिन्हें हम प्रतिदिन देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं और इनको हम अपने जीवन का हिस्सा भी बनाते हैं। किसान आंदोलन चल रहा है और उस किसान आंदोलन को आप देखिए कि किस तरह से प्रतिरोध का एक मॉडल, एक रूप हमारे सामने है। और उस प्रतिरोध में किस तरह के छोटे छोटे प्रतिरोध करने वाले जो साथी हैं वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो प्रतिरोध की संस्कृतियाँ बोलती भी हैं, चुप रहती हैं। इस तरह से ये विस्मृति के खिलाफ स्मृति का संघर्ष हम चलाते हैं, चलता रहते हैं। और प्रतिरोध की जो साइलेंट या चुप धारा होती है, उसके सैकड़ों रूप होते हैं। प्रतिरोध के इन रूपों की शिनाख्त हम जन सामान्य के व्यवहार में प्रतिदिन करते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो हमारा लोक है, उस लोक में ये हमें दिखाई देता है। ये प्रतिरोध अपने आप से हो सकता है, अपने आत्म से हो सकता है, ये प्रतिरोध स्वयं से हो सकता है, दूसरे से यानी गैर से हो सकता है, ये प्रतिरोध सत्ता संरचना से हो सकता है, शक्ति और व्यवस्था के प्रति भी ये होता है, हो सकता है, आए दिन होता है। हम हमेशा अपने आसपास इस प्रतिरोध को देखते हैं। लोक में ये प्रतिरोध अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता है। वो मुहावरों में होता है, लोक कथाओं में होता है, लोकोक्तियों में होता है। और याद करिए अवधी का और भोजपुरी का वो गीत जिसमें रानी कौशल्या से एक हिरनी अपने बच्चे की खाल मांगने, त्वचा मांगने आती है। कितना मार्मिक गीत है वो। तो प्रतिरोध किस तरह से हमारे लोक में अभिव्यक्ति पाता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। विभिन्न समाजों में, प्रतीकों में प्रतिरोध एवं प्रतिरोध से प्रतिरोध की अपनी एक समृद्ध परंपरा, लंबी परंपरा हमें दिखाई देती है। और ये सिद्धनाथ से लेकर के, बुद्ध जैन से लेकर के, कबीर से लेकर के नागार्जुन तक ये परंपरा हमारी दिखाई देती है, आती है। और एक लंबी समृद्ध परंपरा के हम सहभागी बनते हैं। भारतीय लोक और समाज में भी ऐसे प्रतीकों का सृजन तत्कालीन सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में हुआ है, होता रहता है। इसलिए दलित आंदोलन की जब हम बात करते हैं तो शंभूक एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। महाभारत में जब हम बात करते हैं तो एकलव्य के रूप में, एक प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसी तरह का सृजन ये लोक करता रहता है। नारी समाज में भी अगर देखें तो प्रतिरोध की ये परंपरा, कामना की ये अभिव्यक्ति, मुक्ति की ये अभिव्यक्ति हमें 2500 वर्ष पूर्व ले जाती है। और थेरी गाथाओं में बौद्ध भिक्षुणियों के यहाँ हमें मुक्त होने का, संघर्ष का, मुक्ति का ये भाव हमें वहाँ भी दिखाई देता है। तो प्रतिरोध अनेक रूपा होता है और अनेक रूपों में हमारे सामने आता है। इसलिए हमारा नाथ, सिद्ध, बौद्ध, जैन साहित्य, संस्कृत साहित्य, आप देखिए कि प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की एक पुस्तक हाल ही में आई है जो संस्कृत साहित्य में प्रतिरोध की परंपरा को खोजा है उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये परंपराएं मौजूद रहती हैं हर दौर में, हर साहित्य में, हर काल में। सवाल ये है कि उनको कैसे खोजते हो, किस तरह से हम देखते हैं। ये प्रतिरोध की परंपरा कबीर से, भारतेंदु से और निराला से होते हुए नागार्जुन तक आती है। और अब थोड़ी सी बातचीत
अंतिम हिस्से की मैं करूँगा इस अपने वक्तव्य की। आप देखिए कि नागार्जुन प्रगतिशील काव्यधारा के आधार कवि हैं, और जब आधार कवि मैं कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो बहुआयामी हैं और जीवन के इतने रंग उनके यहाँ मिलते हैं कि आप देखिए कि किस तरह से वो उनके यहाँ सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सिर्फ प्रकृति ही नहीं, जीव जंतु से लेकर के लोक, और वो भी धड़कता हुआ लोक उनके यहाँ दिखाई जाता है। आज़ादी के पूर्व हम देखते हैं कि किसान मजदूर आंदोलन, राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन महत्वपूर्ण शक्ति बन चुके थे। नागार्जुन इन आंदोलनों में भागीदारी करते हैं, सक्रिय भागीदारी करते हुए जेल जाते हैं, कांग्रेस के मंचों से समाजवाद की घोषणा के स्वर गूंजने लगते हैं। मार्क्सवाद, जनक्रांति, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, शोषण, उत्पीड़न शब्द नागार्जुन की कविता में अनिवार्य शब्द बनने लगते हैं, अनिवार्य रूप से आने लगते हैं। इस तरह से ठीक इसी समय प्रेमचंद अपने निबंध महाजनी सभ्यता लिख रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब एक नई सभ्यता का सुदूर पश्चिम में उदय हो रहा है, ये प्रेमचंद कहते हैं, जिसने इस पूंजीवाद की जड़ खोद कर फेंक दी है। निराला बेला लिखते हैं, नए पत्ते निराला लिख चुके थे। किसान को एक परिवर्तनकामी शक्ति के रूप में बादल लाल कविता में वो दिखाते हैं, और बादल लाल कविता आवाहन की कविता है, और किस तरह से परिवर्तनकामी शक्तियों का आवाहन 1923 में बादल लाल कविता में वो कर चुके हैं। राजे ने अपनी रखवाली की जैसी कविता वो लिख चुके हैं। झींगुर डटकर बोला, महंगू महंगा रहा जैसी रचनाएं नागार्जुन के संज्ञान में, उनके काव्य बोध में आ चुकी थीं और उसको वो जान समझ रहे थे। इस तरह से नागार्जुन ये यात्रा आगे बढ़ाते हैं। नागार्जुन ने किसान मजदूर के जीवन की झांकी प्रस्तुत की। शोषित पीड़ित किसान मजदूर जीवन के अभिन्न अंग बनकर कविता में आते हैं। कविता में ये पक्ष इस तरह से नहीं आता कि आरोपित लगता हो, आरोपित नहीं है, वो उसके हिस्से बन के आते हैं, कविता के अंग प्रत्यंग बन के आते हैं। उसकी संवेदना में इतने गुथे होते हैं कि आपको नहीं लगेगा कि किसान और मजदूर ये नागार्जुन ऐसे ले आए और कविता करने लगे। किसान मजदूर का जीवन और प्रकृति का किसानी ग्रामीण रूप इतना घुला मिला है, जिसमें विशेष प्रकार की ताजगी और प्रामाणिकता है। और ये ताजगी और प्रामाणिकता नागार्जुन के यहाँ जो आती है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि नागार्जुन गांव को, ग्रामीण संस्कृति को, लोक को जीने वाले रचनाकार हैं। उनका रिश्ता नज़दीक का रिश्ता है, दूर का रिश्ता नहीं है। आज़ादी के बाद सत्ता के वर्ग चरित्र को कलात्मक अभिव्यक्ति देने का जो कार्यभार प्रगतिशील कवियों ने उठाया, उसमें नागार्जुन ने पूरी तत्परता के साथ उसको निभाया है। अपनी स्वदेशी शासक शीर्षक कविता में नागार्जुन ने इस वर्ग चरित्र और गठजोड़ को पर तीव्र आघात करते हैं। वो समझ लेते हैं, कहते हैं कि जहाँ न भरता पेट देश का, जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है। जहाँ न भरता पेट देश वह कैसा भी हो महानरक है। व्यर्थ हुई साधना, व्यर्थ हुई साधना, त्याग कुछ काम न आया। कुछ ही लोगों ने स्वतंत्रता का फल पाया, कुछ ही लोगों ने स्वतंत्रता का फल पाया। नागार्जुन आगे प्रश्न करते हैं इसी कविता में, इसीलिए क्या हमने तुमको इन दुर्बल कंधों पर ढोया। इसीलिए क्या परम पवित्र तिरंगा झंडा तुमको हमने दिया थामने। इसीलिए क्या तुमको हमने अपने आगे खड़ा किया था। ये प्रश्न है, जनता के प्रश्न है, किसान के प्रश्न है। ये प्रश्न वो करते हैं और ये प्रश्न नागार्जुन ही कर सकते हैं। 15 अगस्त 1948 आज़ादी का उल्लास था। नागार्जुन क्या लिख रहे थे ज़रा देखिए। आज़ादी मिल रही है, आज़ादी का उल्लास है, मगर क्या कहते हैं वो, आज क्या है, आज क्या है, कुछ नहीं बस जन्मदिन शिशु राष्ट्र का है।
आज क्या है, कुछ नहीं, बस जन्मदिन शिशु राष्ट्र का है। आज ही तुम मिल गए थे दुश्मनों से, गुनहगारों से, छोड़कर संघर्ष का पथ, भूल कर अंतिम विजय की घोषणाएं, घोंप कर लंबा छुरा तुम सर्वहारा जनगणों की पीठ में। हम भारत के लोग, याद करिए, हम भारत के लोग उन्हीं जनगण की पीठ में छुरा घोंप कर कुछ लोग आज़ादी का उल्लास मना रहे थे और नागार्जुन ये कविता लिख रहे थे। नागार्जुन ने आज़ादी को दमन चक्र की आज़ादी के रूप में देखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक मंदी, महंगाई, आर्थिक संकट से उपजे जन आंदोलन में भारतीय किसान मजदूर को जिस क्रूरता से दबाया गया, राम राज्य कविता जो काफ़ी लंबी है, देखिए नागार्जुन क्या लिखते हैं, किस तरह उनका प्रतिरोध का स्वर प्रखर है। वो क्या कहते हैं, ध्यान रखिए। राम राज्य की कल्पना गांधी की भी थी, गांधी का भी उदात्त स्वप्न था राम राज्य, और उसी के राम राज्य कविता में वो लिखते हैं, राम राज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, राम राज्य में अब की रावण नंगा होकर नाचा है, सूरत शक्ल वही है भैया, बदला केवल ढांचा है, बदला केवल ढांचा है। लाज शर्म रह गई न बाकी गांधी जी के चेलों में, फूल नहीं लाठियां बरसती राम राज्य के जेलों में, भैया लंदन ही पसंद है आज़ादी की सीता को, नेहरू जी अब उम्र गुजारें अंग्रेजी खेलों में। नेहरू को प्रश्नांकित करते हैं, सत्ता से प्रश्न करना, किसी तरह का डर नहीं है, निर्भय है नागार्जुन। एक नागरिक का, एक कवि का निर्भय हो जाना, निडर हो जाना, ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जब तक आप निर्भय निडर नहीं होंगे, समाज नहीं बदलेगा, सत्ता नहीं बदलती है, उसका दमन बढ़ता रहता है। इसलिए आज़ादी के नए माहौल में बात बात में नाक रगड़नी पड़ती है इंसानों को। ये आज़ादी के बाद है। कहते हैं बात बात में नाक रगड़नी पड़ती है इंसानों को, हरी फसल चरने को छुट्टा छोड़ दिया हैवानों को। किसान चेतना देखिए, हरी फसल चरने को छुट्टा छोड़ दिया हैवानों को। सूरदास मध्यकाल में लिख चुके हैं, खेती किसानी के संदर्भ में लिखते हैं, और वो कहते हैं कि जब बादल ही खेत चरने लगें तो उसका क्या हाल होगा। ये सूरदास उस दौर में, और वही नागार्जुन कह रहे हैं। नई कविता के दौर में नागार्जुन की कविता की महत्तम उपलब्धियां हमारे सामने आती हैं, और इसी दौर में नागार्जुन ने अपनी पक्षधरता को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, और वो कहते हैं, इतर साधारण जनों से अलहदा होकर रहो मत। प्रतिबद्धता का सवाल है, प्रतिबद्ध हूँ, आबद्ध हूँ, संबद्ध हूँ, कविता लिख चुके हैं वो, और किससे संबद्ध हैं, आबद्ध हैं, वो बताते हैं। इसलिए इतर साधारण जनों से अलहदा होकर रहो मत, कलाकार या रचयिता होना नहीं पर्याप्त है, पक्षधर की भूमिका धारण करो, विजयिनी जनवाहिनी का पक्षधर होना पड़ेगा, विजयिनी जनवाहिनी का पक्षधर होना पड़ेगा। ये शर्त रखते हैं वो। किस तरह से कह रहे हैं, अन्यथा नागार्जुन सचेत भी करते हैं, चेताते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं तुम कर सकोगे, कुछ भी नहीं तुम कर सकोगे, बहुत होगा भाग कर शिमला की नैनीताल। मध्यवर्ग की स्थितियां बता रहे हैं कि मध्यवर्ग क्या करता है। आपको जनता के साथ रहना है। कुछ भी नहीं तुम कर सकोगे, बहुत होगा भाग कर शिमला की नैनीताल, अथवा मसूरी के पास जाकर ललित लोकायतन बनाकर वहीं क्षेत्रान्यास लोगे। कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, हम तुम्हारी नीयत जानते हैं कि तुम क्या करोगे। मध्यवर्ग को कहते हैं कि तुम यही करोगे। मध्यवर्ग के बारे में मुक्तिबोध ने भी बहुत गंभीरता से लिखा है। मुक्तिबोध ने उसके चरित्र के, मध्यवर्ग के चरित्र को उजागर किया है। नागार्जुन ने कला, कविता, संस्कृत को जीवन संघर्ष के साथ जोड़ा। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों में सत्य, अहिंसा, पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और साहित्य में कला की स्वायत्तता का जो नारा दे रहे थे,
उन नारा देने वालों को भी नागार्जुन समझ रहे थे और वो फिर सवाल करते हैं, फिर प्रतिरोध में खड़े होते हैं, फिर कविता लिखते हैं। दुनिया भर में पंचशील का पाठ पढ़ाओ, आइजनहावर के माथे पर मलो रात दिन, सत्य अहिंसा की बातों का बादामी गुलरोगन, हमें पिलाओ अनुशासन की बासी खट्टी छाछ। हमें पिलाओ अनुशासन की बासी खट्टी छाछ, बात बात पर हंटर मारो, बाहर निभा रहे हो अपने पंचशील 10 शील, ठोक रहे हो अपने तरुणों के सीने पर कील। ये सत्ता की निरंकुशता, अनुशासन की बासी खट्टी छाछ हमारे लिए है और दूसरों के लिए मज़े हैं, और वो मज़े सत्ता आज भी कुछ लोगों को करा रही है, हम सब आप देख रहे हैं। इसलिए नागार्जुन की कविता एक ऐसा लेखक समुदाय आया जिसने एक दौर में दुख, हताशा, कुंठा, निरर्थकता आदि अप्रगतिशील भावनाओं को शाश्वत मूल्य की तरह स्वीकारा। इसको भी नागार्जुन देख रहे थे, 6वें दशक में पहचान रहे थे। सामाजिक परिवर्तन में लोगों की आस्था और संघर्ष को छीण किया जा रहा था। वो नागार्जुन ने अनवरत अपनी कविता में जिस तरह की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक गतिविधियों की निगरानी रखी, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। एक महत्वपूर्ण, कमिटेड, प्रतिबद्ध कवि ये कर सकता है कि साहित्य, कला, संस्कृत की दुनिया में कौन लोग हैं जो संघर्ष के रास्ते को छीण कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। 70 के बाद सत्ता के चरित्र को बदलाव आता है, पैतरेबाजी बढ़ती है। शिक्षा व्यवस्था पर नागार्जुन की चोट देखिए क्या करते हैं। सब जगह नज़र है नागार्जुन की, सब और देख रहे हैं। और मास्टर कविता क्या कहता है, आप लोग परिचित हैं उस कविता से, मैं सिर्फ दोहरा देता हूँ। गुण खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत चूती है आले पर बिच्छुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट पे 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते हैं किसी तरह आदम के सांचे। दुखरन मास्टर आज भी है, आज भी स्थितियां हैं, आज भी हमारे स्कूल नीलाम किए जा रहे हैं, आज भी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इसलिए अकाल और उसके बाद, सिंदूर तिलकित भाल, दंतुरित मुस्कान, हरिजन गाथा जैसी कविताएं हमें बार बार पढ़नी चाहिए। हिंदी में भारतेंदु के बाद अकेले ऐसे कवि हैं नागार्जुन जो 4 भाषाओं में कविता लिखते हैं, हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला। मैथिली में चित्र और पत्रहीन नग्न गाछ उनके मैथिली के काव्य संग्रह हैं। संस्कृत कविता को समकालीन बनाने का काम नागार्जुन करते हैं, जिनमें गहरी राजनीतिक चेतना और प्राकृतिक सौंदर्य का कलात्मक चित्रण संस्कृत की कविता में मिलता है। बांग्ला में 100 से अधिक कविताएं लिखते हैं। टैगोर पर कविता लिखते हैं। टैगोर के कहते हैं कि टैगोर के आभिजात्य को रेखांकित करते हैं। तुम आभिजात्य के कवि हो, मैं कवि हूँ जिसके पास कुछ नहीं है, आर्थिक विपन्नता है, गरीब हूँ। ये वो टैगोर नामक कविता में टैगोर पर जो कविता लिखते हैं उसमें बताते हैं। उनकी भाषिक विविधता, उनकी संवेदना और अनुभव के स्तर को कविता की दुनिया में बदल देती है और व्यापक बनाती है कविता की वेदना। नागार्जुन हिंदी कविता की भूमि का विस्तार करते हैं। वहाँ मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, प्रकृति है, स्त्री है, दलित है, मजदूर है, किसान है, आदिवासी है, राजनीति है, अर्थ है, संस्कृति है, कला है। ये सारे सवाल नागार्जुन कविता के माध्यम से केंद्र में ले आते हैं, बहस में ले आते हैं। इसीलिए उन्हें आधुनिक कबीर कहा नामवर सिंह ने अपने लेखन में। इसलिए वो कविता को वर्जित क्षेत्रों में ले जाते का साहस नागार्जुन दिखाते हैं। जिन विषयों पर कविता नहीं लिखी गई उन विषयों पर कविता लिखते हैं नागार्जुन। निराला की काव्य भूमि का विस्तार करते हैं, उसे और अधिक व्यापक बनाते हैं। इसलिए नागार्जुन
सूक्ष्मताओं के सौंदर्य के कवि हैं। विराट वर्णन करके आश्चर्य में डालते हैं। ये विराटता सौंदर्य तुलसी के यहाँ है, निराला के यहाँ है। उसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हैं नागार्जुन। आदिवासियों पर दर्जन भर कविताएं लिखते हैं। आदिवासी भारत के हृदय प्रदेश में रहते हैं। आप जानते हैं कि इस समय पूंजीपतियों के, मल्टीनेशनल्स के, कारपोरेट्स की नज़र में जो हृदय प्रदेश है, जहाँ सबसे ज़्यादा खनिज हैं, जंगल हैं, पानी हैं, उसको हथियाने की होड़ लगी हुई है। साल वनों की निविड़ टापू नाम से उनकी कविता है। महत्वपूर्ण कविता है, उसकी याद करिए। उनकी ज़िंदगी की वास्तविकता में दर्जन भर कविताएं दर्ज हैं। दलित जीवन की पीड़ा, यातना और संघर्ष को बहुत अच्छे से नागार्जुन व्यक्त करते हैं। 77 में लिखी हरिजन गाथा याद करिए। वो कहते हैं, दिल ने कहा दलित माँओं के सब बच्चे अब बागी होंगे, अग्निपुत्र होंगे वो अंतिम विप्लव के सहभागी होंगे। ये अंतिम विप्लव क्या है? ये अंतिम विप्लव होना है, जिसमें ये दलित बच्चे सहभागी बनेंगे। भारतीय मनुष्य की स्वाधीनता के कवि हैं नागार्जुन, जो आज सबसे ज़्यादा संकट में है। मनुष्य की निजता, मनुष्य की स्वाधीनता, मनुष्य की अभिव्यक्ति, ये संकट में है। इस संकट से उबारने के कवि हैं, संकट की अभिव्यक्ति करने वाले कवि नागार्जुन हैं। परिधानताओं की विभिन्न स्थितियों की पहचान करते हैं, गुलामी की पहचान करते हैं नागार्जुन अपनी कविता ने। समाज की रूढ़ियों, पितृसत्ता, सामाजिक संरचना में यातना सहती स्त्री की कविता संभव करते हैं। नागार्जुन ऐसे कवि हैं। इसलिए स्त्री की स्थिति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कविताएं नागार्जुन ने और फिर रघुवीर सहाय ने लिखी हैं। इसलिए नागार्जुन स्त्री को उसकी यातना के साथ, उसके संघर्ष के साथ, मुक्ति के रास्तों के साथ वो हमारे सामने रहते हैं। सुअर पर कविता सिर्फ नागार्जुन लिख सकते हैं, संभव कर सकते हैं। कहते हैं, यह भी तो मादरे हिंद की बेटी है, भरे पूरे बारे थनों वाली। यानी जड़ी भूत सौंदर्यानुभूति जो है उसको प्रश्नांकित करते हैं। और निराला ही नहीं करते, मुक्तिबोध भी कहते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है। जिस चांद की उपमा दी जाती थी, उस चांद के मुंह के को ही टेढ़ा मुक्तिबोध बना देते हैं। और सुअर पर कविता नागार्जुन लिख देते हैं। महान कवि वो होते हैं जिनमें काव्य भाषा की अनेक रूपता होती है। ये अनेक रूपता नागार्जुन में दिखाई देती है। ये कबीर में है, ये तुलसी में है, ये भारतेंदु में है, ये निराला में है। और इसी भाषाई अनेक रूपता की वजह से ये बड़े कवि हैं, ये बड़े कवि माने जाते हैं। नागार्जुन की कविता है, अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का प्रहसन। वही कह सकते हैं, इंदू जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। इन सलाखों से टिकाकर भाल कविता याद करिए, उनको प्रणाम कविता याद करिए। मंत्र जैसी कविता लिखते हैं। इन कविताओं के विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। नागार्जुन की कविताएं कालजीवी हैं, अपने समय को जीती हैं, अपने समय को भोगती हैं, अपने समय से मुठभेड़ करती हैं। इसलिए बड़ी कविता संभव करते हैं। और जो कविता कालजीवी होती है वही कविता कालजयी भी होती है। इसलिए टाइम और स्पेस को पार कर जाती है वो कविता। नागार्जुन की कविता ऐसा करती है कि कविताओं में भारतीय समाज का यथार्थ अभिव्यक्त हुआ है। यथार्थ ही नहीं, संस्कृति और साहित्य की धड़कनें वहाँ मौजूद हैं। इसलिए नागार्जुन बड़े कवि हैं, प्रतिरोध के कवि हैं। और कालिदास, विद्यापति, कबीर, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केदारनाथ अग्रवाल, निराला, प्रेमचंद, राजकमल चौधरी, गीतकार शैलेंद्र पर वो कविताएं लिखते हैं। अपने समकालीन, अपने पुरखे, अपने पूर्वज कवियों को बार बार याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। ये सही मायने में अपनी काव्य परंपरा को जीने, उसको सम्मान देने और उससे लेकर रचने का जो कार्यभार है
वो ये संभव करते हैं। इसलिए कविता की भूमि ही नहीं, उसकी भूमिका का भी विस्तार करते हैं। अनेक अवसरों पर जो कविता याद आए, आपके दुख में, तकलीफ में, सुख में तुलसी याद आते हैं, कबीर याद आते हैं, सूर्य याद आते हैं, नागार्जुन भी याद आते हैं। जीवन के कठिन अवसरों पर आमजन की वास्तविकताएं, आकांक्षाएं, क्योंकि उनकी कविता में अभिव्यक्ति पाती है। 2 मिनट में अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। कविता की जो दुनिया सिमट रही है आधुनिक काल में, उसका कारण है कि उनका जनजीवन से दूरी बढ़ी है। ड्राइंग रूम में बैठकर कविता नहीं लिखी जाती। अगर आप यात्रा नहीं करते तो आप मर रहे होते हैं। अगर आप स्वप्न नहीं देखते तो आप मर रहे होते हैं। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना, ख्वाब का ना होना। ये ख्वाब वो संभव करते हैं और इस तरह की काव्य दृष्टि पर नागार्जुन अजगर करे न चाकरी जैसी कविता लिख डालते हैं। और वो कहते हैं, कलाकार को लग गया है प्रवचन का चस्का, कलाकार को लग गया है प्रवचन का चस्का, सरल को जटिल बनाने का रोग। ये रोग खूब लगा है आजकल। यह भी ठीक है, वह भी ठीक है, हाँ भी कह लो, जच जाए तो ना भी कह लो। ये जो आला दर्जे की अवसरवादिता है, इससे संकट पैदा होते हैं और अजगर करे न चाकरी कविता में संकट को अभिव्यक्त करते हैं। नागार्जुन हिंदी कविता को जटिलता के विरुद्ध सरलता के सौंदर्य शास्त्र की कविता बनाते हैं। वो बनाना चाहते हैं, जिसको उन्होंने अपने कवि जीवन में प्रयास किया, साधा सामने रखा। सर्वाधिक लोकप्रिय रचनाएं वही हैं जिनमें गहरी सामाजिक चिंता, प्रखर राजनीतिक चेतना, निर्भीक आलोचना दृष्टि प्रकट हुई है। और नागार्जुन इस सब को हमारे सामने लाते हैं। शासन की बंदूक, अन्न पचीसी के दोहे, भोजपुर, बाकी बच गया अंडा, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, तीनों बंदर बापू के, हर गंगे। ये कविताएं हमारे जीवन में संकटों में हमेशा याद आती हैं, याद आती रहेंगी। और यही कारण था कि नागार्जुन ये कह सके और स्पष्ट तौर पर कह सके, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं, साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। इसी के साथ अपनी बातचीत समाप्त करता हूँ। भाषानामा का एक बार फिर आभार उन युवा दोस्तों का जिन्होंने ये संभव किया। इन रचनात्मक कार्यों में हमें लगे रहना चाहिए और इस तरह की बातचीत को लगातार जारी रखना चाहिए। अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं, अगर हमारे पास कोई स्वप्न है, ख्वाब है, सपना है, छोटा हो या बड़ा, दुनिया को बदलने का या अपने बदलने का या परिवार समाज बदलने का, तो एक सपना जेके लेकर ज़रूर चलिए और उसको पूरी करने को कोशिश करिए। तभी ये दुनिया सुंदर होगी, समाज सुंदर होगा और हम प्रतिरोध की संस्कृति को, प्रतिरोध के स्वरों को शायद सामने ला सकेंगे, आगे बढ़ा सकेंगे। मैंने समय कुछ ज़्यादा ले लिया, मुझे 1 घंटे अपनी बात करनी थी, 2 बार बीच में व्यवधान हुआ, मगर सब आप लोगों ने धैर्य रखा, सुना, आप लोग 2 बार जुड़े। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।